गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हमने अभी जो पहले पढ़ा था कि जो मैग्नेटाइज्ड स्फीयर होता है उसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड और आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। इसमें हमने एक लास्ट में इक्वेशन लिखा था कि जब मैग्नेटाइज्ड स्फीयर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हो तो जो एच इन आया था एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड माइनस m/3 आया था। ये हमारा एक लास्ट इक्वेशन है। इसमें थोड़ा सा पार्ट रह गया, वो देख लेते हैं। ये जो m है ये मैग्नेटाइजेशन के कारण फील्ड है, ठीक है ना। इसको डायमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ये इनसाइड द स्फीयर है मैग्नेटाइज्ड स्फीयर, और ये इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का रिवर्स होता है, उसको कम करता है, ठीक है ना। और ये जो मैग्नेटाइजेशन जो m/3 है ये डायमैग्नेटिक फील्ड है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के रिवर्स फील्ड है। मतलब कि जो मैग्नेटाइज्ड स्फीयर है उसके अंदर जो फील्ड लगता है वो बाहरी फील्ड के विपरीत होता है। और ये जो m है मैग्नेटाइजेशन, इसको हम ऐसे लिखते हैं काई h, ठीक है। ये रिलेशन होता है मैग्नेटाइजेशन वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में। और जो म्यू होता है, म्यू बराबर होता है μ0 इंटू 1 प्लस काई। काई क्या होता है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में पढ़ा है बीएससी लेवल की बुक में। तो इससे अगर हम काई निकालना चाहें, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, चुंबकीय प्रवृत्ति, तो वो क्या आएगी? μ/μ0 -1, या हम लिख सकते हैं μr-1। ठीक, ये वैल्यू हम इस m वाली इक्वेशन में लिख देंगे। तो m बराबर μr-1 और h इन मतलब जो मैग्नेटाइज्ड स्फीयर है उसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो वैल्यू है वो हम इस ऊपर वाली इक्वेशन में रहते हैं। h इन h0 माइनस 1/3 तो आएगा ही, और आ जाएगा μr-1 h। तो हम क्या करेंगे, ये जो h इन वाली इक्वेशन है ये इधर ले लेंगे, h इन कॉमन भी ले लेंगे, ठीक है। तो 1 इसका और माइनस माइनस ये इधर आएगी तो ये प्लस में आ जाएगी 1/3 μr-1, ठीक है। और बराबर बचेगा आपके h0 एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बचेगा, ठीक है। तो ये μr/3 और ये -1/3, तो ये -1/3 से 1 में से माइनस होगा, या फिर यूँ कह दो कि अपने इसमें ये 3 पूरा एलसीएम लेंगे तो हमारे पास में h इन के जो प्रोडक्ट में आएगा वो आएगा 2 प्लस μr/3 बराबर h0। तो हमें मैग्नेटाइज्ड स्फीयर के इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड h इन होगा वो होगा 3/2 प्लस μr h0 ही है, ठीक। ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ गया। तो हमने पिछले जो वीडियो में, पिछले क्लास में हमने ये निकाली थी, इससे फिर हम ये भी निकाल सकते हैं। μr क्या है? ये रिलेटिव परमिटिविटी है, ठीक है ना, अपेक्षिक चुंबकशीलता। अब इसमें जो अब अपने एक इसमें टर्म और निकालते हैं, इसे m, ठीक है ना। m का फार्मूला क्या है? काई h इन, ये है ना। काई की जगह हम लिख सकते हैं μr-1, ठीक है, और h इन। तो हमारे पास में जो m की वैल्यू आएगी, h इन का मान कितना है? h इन का मान ये पूरा लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा μr-1 और 3/2 प्लस
म्यू आर और एच नॉट। तो ये मैग्नेटाइजेशन वेक्टर आ गया इन टर्म ऑफ एक्सटर्नल, हाँ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड म्यू आर। तो ये थोड़ा सा करना है और भी है थोड़ा सा भी। अब हम देखते हैं कि जो मैग्नेटाइज स्फीयर है उसके अंदर मैग्नेटिक इंडक्शन भी होगा बी आई, और जो बी आई होगा वो अंदर के मैग्नेटिक फील्ड एच इन पर निर्भर करेगा। तो उससे अपने बी इन निकालेंगे, मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड द स्फीयर बी इन म्यू एच इन, ये होता है रिलेशन। ठीक है ना। एक अपन ने अभी मैं वो देख रहा था, एच इन अपन ने निकाला था अभी, ठीक है ना। एच इन का क्या इक्वेशन था एच नॉट के रूप में 3/2 प्लस म्यू आर एच नॉट। ठीक है, तो ये मान हम इसमें रख देंगे म्यू और 3/2 प्लस म्यू आर एच नॉट। ठीक है, और हम जानते हैं कि म्यू बराबर म्यू ज़ीरो म्यू आर होता है, और म्यू आर होता है म्यू अपॉन म्यू ज़ीरो। तो इस म्यू आर की जगह रखेंगे और ये म्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 म्यू आर की जगह रखेंगे म्यू, है ना। तो म्यू प्लस 2 म्यू ज़ीरो, और इनके नीचे एक म्यू ज़ीरो आएगा वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा 3 म्यू प्लस 1 मिनट, ये म्यू ज़ीरो एच ज़ीरो बी नॉट बन जाएगा, और ये बी इन, ये मैग्नेटिक इंडक्शन है इनसाइड द मैग्नेटाइज्ड स्फीयर। और बी नॉट क्या है, ये मैग्नेटिक इंडक्शन है इन फ्री स्पेस। और हम देख रहे हैं इक्वेशन से हमें मालूम पड़ रहा है कि जो बी इन है वो ज़्यादा है बी नॉट से, मतलब फ्री स्पेस के मैग्नेटिक इंडक्शन से ये मैग्नेटाइज्ड स्फीयर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है वो ज़्यादा है। तो हम लिख सकते हैं कि म्यू आर ग्रेटर देन 1 है। तो ऐसा क्यों, ऐसा किसके लिए होता है, म्यू आर जो ग्रेटर देन 1 होता है ऐसा किसके लिए होता है, ऐसा पैरामैग्नेटिक सबस्टांस में होता है। पैरामैग्नेटिक सबस्टांस को अगर हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी वो अधिक मात्रा में अधिक क्लोज गुजरेंगी। इसलिए क्योंकि म्यू आर ग्रेटर देन 1 था। म्यू आर ग्रेटर देन होने का मतलब है म्यू ज़्यादा है म्यू ज़ीरो कम है। म्यू मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरने की जो क्षमता है वो वैक्यूम की अपेक्षा मीडियम में ज़्यादा है। तो ये होता है पैरामैग्नेटिक के लिए, ठीक है ना। और इसी प्रकार जो डाईमैग्नेटिक होता है उसके लिए म्यू आर लेस देन 1 होता है, तो वो रिवर्स कंडीशन में होता है, इसमें से कम गुजरेंगी लाइनें। और फेरोमैग्नेटिक के लिए जो वहाँ कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक की आवश्यकता नहीं होती, फेरोमैग्नेटिक तो उसमें से अपने आप ही वो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरेगी। तो ये एक अपना थोड़ा सा पिछले इस टॉपिक में रह गया था। अब अपने 3rd यूनिट चालू करेंगे, ठीक है। तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड टॉपिक आएंगे। क्या होता है कि कोई चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ना, वैसे रिलेट होते हैं, ऐसे रिलेट होते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करते हैं। मतलब चार्ज पार्टिकल जैसे किसी वायर में करते हैं ना, तो उससे करंट प्रोड्यूस होता है। और जब वायर में करंट फ्लो करेगा तो उसके चारों ओर एक देखते हैं ना, ये पकड़ के उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है टाइम डिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है बाई करंट, जो कि टाइम डिपेंडेंट होती है। उसमें चेंज से मैग्नेटिक फील्ड टाइम डिपेंडेंट प्रोड्यूस होता है। और मैग्नेटिक फील्ड से होता है टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस, और इलेक्ट्रिक फील्ड से फिर वापस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हमारे जो प्रोड्यूस होता है चार्ज पार्टिकल के साथ में। तो इसको बारे में हम पढ़ेंगे।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ने के लिए सबसे अच्छा है मैक्सवेल इक्वेशन की सहायता से हम पढ़ेंगे। और मैक्सवेल इक्वेशन की सहायता से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके बारे में हम देखेंगे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, एनर्जी डेंसिटी, वेलोसिटी, ठीक है ना, और रेडिएशन प्रेशर निकालेंगे इन डिफरेंट मीडियम, ठीक है ना, डिफरेंट मीडियम। तो ये सब जानकारी हम मैक्सवेल इक्वेशन की सहायता से ज्ञात करेंगे, ठीक है। मोमेंटम भी है, इम्पीडेंस है। तो हम कह सकते हैं कि जब चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करता है, मतलब कि त्वरित गति करता है, वेग परिवर्तित करते समय, तो वो टाइम डिपेंडेंट करंट प्रोड्यूस करता है। फिर मैग्नेटिक फील्ड टाइम डिपेंडेंट प्रोड्यूस करता है, और इससे होता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस, टाइम डिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, और इससे वापस। तो इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक चार्ज पार्टिकल के साथ मूव करती है। तो सबसे पहले मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो मैक्सवेल इक्वेशन में जो पहला इक्वेशन है वो है गॉस लॉ इन, ये लिख दो, ऑफ इलेक्ट्रो स्टेट से पढ़ा हुआ है आपका, थोड़ा सा देख लो एक बार। गाउस लॉ क्या होता है कि किसी बंद सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड गुजरता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरता है, ठीक है ना, वो उस बंद सरफेस में जो एनक्लोज चार्ज है उसका 1/ε0 गुना होता है। जैसे अपने निकालते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हैं ना, फाई ई, ठीक है ना, ये अपने सरफेस E.ds ले लिया, और ये Q चाहे एन क्लोज लिख लो, चाहे सिग्मा क्यू लिख लो, और ये आ गया अपने एप्सिलॉन, ठीक है। तो अपने जानते हैं कि क्यू को अगर हम रो और वी के रूप में लिखें, रो जो होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमने सब अभी तक पढ़ लिया है ग्रुप। और ये जो E.ds है, जो सरफेस इंटीग्रल है, इसको वॉल्यूम इंटीग्रल में हम डाइवर्जेंस थ्योरम से हम चेंज कर सकते हैं। तो ये हम कर देते हैं सरफेस इंटीग्रल को डाइवर्जेंस में, ठीक है ना, ये लो, तो इसकी जगह हम ये टर्म लिख सकते हैं। तो ये हमने डाइवर्जेंस ऑफ ई, ठीक है, dv, और ये आ गया v रो dv 1/ε। ये हमारे पास में एक टर्म आ गई। हमने क्या किया, ये जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आवेश बटा ε0, इसको इसमें लिखा, और इसको सरफेस इंटीग्रल को हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से हमने इसमें लिखा, डाइवर्जेंस में। अब इसमें हम इस टर्म को इधर लेंगे और इंटीग्रेशन को साइड में कर देंगे। जैसे देखो ये v, ठीक है, और ये डाइवर्जेंस e, और माइनस रो अपॉन ε0, और dv बराबर 0। तो हमारे पास में से ये ब्रैकेट राशि 0 हो जाएगी, ठीक है, माइनस बराबर रो अपॉन ε0। दिस इज द मैक्सवेल इक्वेशन फर्स्ट, और ये कह सकते हैं कि ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है, और इन इलेक्ट्रोस्टेट, ठीक है। अब इसमें ये जो रो है, चार्ज डेंसिटी, ये दो तरह की होती है, एक तो फ्री चार्ज डेंसिटी, एक बाउंड चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो ये एक हमारा निकाल लिया। एक ये मैक्सवेल इक्वेशन का जो फर्स्ट जो रिलेशन है, जो इक्वेशन है, उसका एक फॉर्म तो ये है इन इलेक्ट्रोस्टेट, अभी अपने इलेक्ट्रोस्टेट में चल रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो आगे, ये जो बाउंड सरफेस, बाउंड चार्ज डेंसिटी है, ठीक है ना, बाउंड चार्ज रो बी,
इसको हम लिख सकते हैं माइनस डाइवर्जेंस पी। पी क्या है? पोलराइजेशन वेक्टर। ये हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीएससी में। ठीक, अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू इस इक्वेशन 1 में रख देंगे, जिससे डाइवर्जेंस ई, ठीक है, बराबर 1/0 और रो एफ माइनस डाइवर्जेंस पी। अब ये डाइवर्जेंस वाले एक साइड ले लेंगे, जैसे डाइवर्जेंस ई प्लस एक चीज़ और करनी है इसमें अभी, उससे पहले अपन को ये जो एप्सिलॉन जो साइड में आ रहा है, इसको हम साइड में करेंगे ई के साथ में। मतलब कि इस एप्सिलॉन 0 को इधर ले लेंगे, तो ये इस तरह से थोड़ा सा अरेंज हो जाएगा, और ये डाइवर्जेंस पी हो जाएगा। ठीक है, अब ये टर्म इधर आएगा, तो डाइवर्जेंस को हम बाहर निकालेंगे, तो एप्सिलॉन 0 ई, ठीक है, प्लस पोलराइजेशन वेक्टर आ जाएगा और बराबर रो एफ आ जाएगा। ठीक है ना। अब ये हम जानते हैं कि जो एप्सिलॉन 0 ई प्लस पी ये जो होता है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बराबर होता है। तो जो फ्री चार्ज डेंसिटी रो एफ है, वो डाइवर्जेंस डी आ जाएगी। तो ये क्या है? ये भी इक्वेशन फर्स्ट है, मैक्सवेल इक्वेशन फर्स्ट है इन इलेक्ट्रोस्टेट, इन टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड फ्री चार्ज डेंसिटी। ठीक, और ये भी मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन है इन टर्म ऑफ चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और नहीं, टोटल चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, और ये जो डाइवर्जेंस का जो मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि जैसे ये माइनस क्यू आवेश है, ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, वो एक पॉइंट में प्रवेश करेगी, और जैसे प्लस क्यू आवेश है, उसमें से यूँ बाहर निकलेंगे। तो डाइवर्जेंस का मतलब ये हुआ कि ये एक पॉइंट से या तो बाहर निकलेंगी या प्रवेश करेंगी। इस तरह से डाइवर्जेंस होता है, मतलब एक पर फोकस रहती है या फोकस यूँ इस तरह से। और कर्ल का मतलब क्या होता है कि इस तरह से कर्ल करती है रेखाएं। ठीक है, तो इसलिए इसमें तो कर्ल करती नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल हमेशा 0 होता है। और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है कि जैसे ये चुंबक है, ठीक है ना, ये N और ये S, तो S में इस तरह से प्रवेश करती हैं, और इस तरह से ये डायरेक्शन होता है ना, तो वो कर्व्ड होती है। तो इसका डाइवर्जेंस 0 होता है, क्योंकि जो B होता है, B इसमें इस तरह से फैलती नहीं है लाइनें, ठीक है ना, इस तरह से फैलती नहीं है, इस तरह से कर्व्ड होती है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस 0 होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल 0 होता है। ध्यान रखना है, कोई खास बात नहीं, तो आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो अपने आगे देखते हैं और गाउस लॉ इन मैग्नेटोस्टेट। ठीक है, तो हमने देखा इलेक्ट्रोस्टेट, और हमने मैक्सवेल इक्वेशन की फर्स्ट जो इक्वेशन है उसके 2 रूप निकाले। तो गाउस लॉ इन मैग्नेटोस्टेट वही भाई, इलेक्ट्रोस्टेट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटोस्टेट में मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस है इन एनी क्लोज सरफेस हम लिखेंगे, एक तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स ही बोलेंगे उसको। ठीक है, और ये हो जाएगा फाई। तो गाउस लॉ से क्या होता है कि जो कोई बंद सरफेस होती है, जैसे ये बोर्ड है, ये बंद सरफेस है, इसमें से कोई मैग्नेटिक फील्ड गुजर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का कोई सोर्स नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रवेश करती है उतनी निकलती है। तो एक तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स होता है वो 0 होता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टेट। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो फाई है हम ये 0 होगा, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ इन मैग्नेटोस्टेट। अब देखो हमें ये सरफेस इंटीग्रल दिख रहा है, हमारे पास क्या तरीका है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लेके इसको वॉल्यूम इंटीग्रल में हम चेंज कर देंगे। तो ये लो वॉल्यूम इंटीग्रल में हमने चेंज कर दिया। ठीक है, ये वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर दिया। अब ये समाकलन हटा देंगे, तो डाइवर्जेंस भी मैंने कहा था ना, डाइवर्जेंस 0 होता है मैग्नेटिक फील्ड का।
क्योंकि डाइवर्जेंस मतलब कि एक पॉइंट से ये इस तरह से बिखरती नहीं है ना, उसमें प्रवेश करती है, ठीक है ना, तो फोकस होती है ना बाहर निकलती है, ये कर्व्ड होती है, मतलब बंद वक्र बनाती है, इसलिए डाइवर्जेंस का 0 होता है। कर्ल भी होगा इसका, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर्ल बनाती है। तो ये सेकंड इक्वेशन है मैक्सवेल इक्वेशन की, और ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सेकंड इक्वेशन मैक्सवेल इक्वेशन का है, या कह सकते हो कि ये मैग्नेटिक इंडक्शन के रूप में है। तो आज का हमारा ये इतना ही है, ठीक है, थैंक यू।